तो बच्चों, खैर मकदम है आप सबका हमारे नए टॉपिक में, नए लेक्चर में। आप सबको याद होगा कि हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू है। जो हम पढ़ रहे थे ब्लड, इसका कंपोजिशन क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है। तो ब्लड में हमने देखा कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्मल एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या है वो डिस्कस हमने किया है। उसके बाद फॉर्मल एलिमेंट्स में हमने देखा इनमें आते हैं आरबीसीज, फॉर्मल एलिमेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और आते हैं बेटा प्लेटलेट्स। याद होगा आपको, ये जो सेल्स ब्लड में होती है इन्हीं को बोलते हैं फॉर्मल एलिमेंट्स। आरबीसीज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट टॉपिक। तो आज ब्लड में जो दूसरी किस्म की सेल्स होती हैं जिनको हम बेटा बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो आरबीसीज में हमने पढ़ा कि आरबीसीज जो हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाई कनकेव होती हैं, हीमोग्लोबिन इनके अंदर होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इनके पास हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आपको कभी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट आरबीसीज जो होती हैं, स्मॉलेस्ट आरबीसीज आपको मिलती हैं मैमल्स में। स्मॉलेस्ट आरबीसीज आपको मैमल्स में ही मिलती हैं। किस में मिलेंगी? वो होता है एक मैमल है जिसको बोलते हैं मस्क डियर। और लार्जेस्ट आरबीसीज आपको कहाँ मिलेंगी? लार्जेस्ट आरबीसीज आपको एक एम्फीबियन में मिलेंगी, उसका नाम है एम्फ्यूमा। याद रखिए, स्मॉलेस्ट आरबीसीज आर फाउंड इन मस्क डियर, while as largest RBCs are found in amphibians। किस एम्फीबियन में? उसका नाम है एम्फ्यूमा। अगर आप देखेंगे मस्क डियर की आरबीसी जो है उनका डायमीटर 2 माइक्रोन होता है। एम्फ्यूमा में जो आरबीसीज होती है उनका डायमीटर 80 माइक्रोन होता है। और जो ह्यूमन आरबीसीज हैं उनका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोन के बीच में होता है। तो बेटा ये था साइज के बारे में आरबीसीज के। अब हम देखेंगे ब्लड में जो दूसरी किस्म की सेल्स होती हैं जिनको आप बोलते हो डब्ल्यूबीसीज, और या आप उनको बोलते हो ल्यूकोसाइट्स। आप इनको ल्यूकोसाइट्स बोलिए या डब्ल्यूबीसीज बोलिए, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। इनको इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है क्योंकि दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है। इनका कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अंदर आप देखेंगे कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट, जिसको आप बोलते हो हीमोग्लोबिन, जिससे उनका कलर रेड होता है। ब्लड में जो दूसरी किस्म की सेल्स हैं जिनको आप बोलते हो डब्ल्यूबीसीज, ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इनके अंदर कलरिंग पिगमेंट नहीं होता है। ये जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ये जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं बेटा, याद रखिए ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में काम नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने में काम नहीं आती हैं। डब्ल्यूबीसीज जो हैं इनका काम, इनका किरदार जो हमारी बॉडी में है, दैट दे फॉर्म आवर डिफेंस मैकेनिज्म। याद रखिए आरबीसीज का काम है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, while as WBCs they are responsible for making our defense mechanism। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से हम पैथोजेंस को, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जिसको आप बोलते हैं, आप सब बच्चे आपने सुना होगा इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, एक सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे हम पैथोजेंस के खिलाफ, फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ,
फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, जो हमें इन्फेक्शंस करते हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। उसी को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, या बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इट इज अ सिस्टम विच इज ऑपरेटेड बाय द WBCs। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज अ सिस्टम विच इज ऑपरेटेड, विच इज हैंडल्ड बाय द WBCs। या मैं ये कह सकता हूं कि WBCs या ल्यूकोसाइट्स, दे प्रोटेक्ट अस, आई कैन से दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। मैं कह सकता हूं WBC जो है ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है RBC जो है उनका नंबर हाई होता है 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, जिसको आप बोलते हो RBC काउंट। लेकिन WBC का काउंट जो है, कितने WBCs आपके WBC काउंट होता है, कितने WBC आपके 1 ml ब्लड के वॉल्यूम में होंगे? तो ये याद रखिए, इट इज 6000 to 8000 पर mm³ या पर ml। तो हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड में अगर आप देखेंगे 1 mm³ में या 1 ml में कितने WBCs होते हैं, दैट इज कॉल्ड WBC काउंट, and it is 6000 to 8000. It is far less than RBCs. RBCs 50 लाख पर mm³, RBCs का काउंट 50 लाख, 5 मिलियन। इनका काउंट 6000 से 8000, बहुत कम है उनसे। अगर आप देखेंगे बेटा, ये WBCs जो होती है ये कहां पर बनती है? जैसा कि आपको पता है RBCs बनती हैं बोन मैरो में। उस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, फॉर्मेशन ऑफ RBCs टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। हाँ, बच्चे में, फीटस में, वो लिवर में, या फिर उससे पहले कहाँ, योक सैक में, एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में बनती है। लेकिन WBCs के बनने के अमल को क्या कहते हैं? The process of formation of WBCs is called leukopoiesis. याद रखिए, is called leukopoiesis. इसको बोलते हैं erythropoiesis means formation of erythrocytes. Leukopoiesis means formation of leukocytes or WBCs. erythropoiesis बोन मैरो में होता है in case of animals, human beings में, adults में after birth। ये ल्यूकोसाइटिस, ल्यूकोपोइसिस जो होती है, ये कहाँ होती है? WBCs जो बनती है ये बोन मैरो में, याद रखिए। जैसे कि RBCs बोन मैरो में बनती हैं, इसी तरह WBCs भी बोन मैरो में बनते हैं। इसके अलावा, बोन मैरो के अलावा ये कहाँ बनेंगे? ये आपके लिम्फ नोड्स में बनती हैं। ये आपके क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, दे पेयर्स पैचेस में बनते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं पेयर्स पैचेस, वहाँ भी बनते हैं। लिम्फ नोड्स में बनते हैं। हाँ, टॉन्सिल्स जो होते हैं, उन टॉन्सिल्स में भी बनते हैं। तो ये बहुत जगह पर बनते हैं, लिम्फ नोड्स में, लिम्फ ग्लैंड्स में, हर जगह बनती हैं। बोन मैरो में बनेंगी, लिम्फ नोड्स में बनेंगी, पेयर्स पैचेस में बनेंगी, टॉन्सिल्स में बनेंगी, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, वहां पर भी बनते हैं। तो WBC जो है ये बहुत, इनकी साइट जो है जहां पर ये बनती है, इट वैरीज। हाँ, बोन मैरो में भी बनेंगी, लिम्फ नोड्स में भी, पेयर्स पैचेस में भी, टॉन्सिल्स में भी, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में भी। इज दैट क्लियर? तो अगर आप देखेंगे ये जो WBCs हैं, अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो WBCs हैं इनके प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस इन एडिशन टू बोन मैरो इट टेक्स प्लेस इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, पेयर्स पैचेस, टॉन्सिल्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अगर आप देखिए ये WBCs या जो
जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। WBCs की दो किस्में हैं। एक किस्म होती है जिनको बोलते हैं बेटा ग्रैन्युलोसाइट्स। There is a type, those are called granulocytes। और दूसरी किस्म जो है उनको बोलते हैं हम ग्रैन्युलोसाइट्स। WBCs की दो किस्में हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। जब आप WBCs को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ WBCs के अंदर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स जैसे दिखते हैं, स्पॉट्स जैसे दिखते हैं। उन WBCs को आप बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। और कुछ WBCs ऐसी हैं कि जिनके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स आपको नहीं दिखते हैं, आप उनको बोलते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। तो याद रखिए, ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, दे फॉर्म ऑलमोस्ट 68% ऑफ द टोटल WBCs, while as agranulocytes form 32% of the total WBCs। Is that clear? अगर आप देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स अगर आप देखेंगे ये वो WBCs हैं जिनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। इन ग्रैन्युलोसाइट्स जो आप देखेंगे, इन सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट शेप्स भी हैं। ऑन दैट बेसिस हम कहते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं उसकी तीन किस्में हैं, और ये जो एग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं इनकी बेटा होती हैं दो किस्में। ग्रैन्युलोसाइट्स की तीन, एग्रैन्युलोसाइट्स की दो। सबसे पहले कौन? एसिनोफिल्स। इसके बाद दूसरी किस्म की सेल्स, उनको बोलते हैं बेसोफिल्स। और तीसरी किस्म की सेल, उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। तो याद रखिए, ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं ये दो किस्म की हैं। एक को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं monocytes। So agranulocytes are of two types, while as granulocytes are of three types। Is that clear? तो याद रखिए, सबसे कम जो हमारी बॉडी में ब्लड में WBCs होते हैं वो होती हैं बेसोफिल्स। They are only 0.2% of the total WBCs। Eosinophils are 2.8%। Neutrophils are 65%। And if you see lymphocytes, they are 6% of the total WBCs, and monocytes are 26%। तो टोटल में आप देखिए WBCs की दो किस्में हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल्स 2.8%, बेसोफिल्स 0.2%, न्यूट्रोफिल्स 65%। तो याद रखिए, आपको यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सबसे अबंडेंट WBCs कौन सी हैं? सबसे अबंडेंट WBCs याद रखिए, दे आर द न्यूट्रोफिल्स, सबसे अबंडेंट। और अगर पूछा जाएगा लीस्ट अबंडेंट कौन है, तो बेसोफिल्स आर द लीस्ट अबंडेंट। तो हम कह सकते हैं WBCs आर मनी टाइप्स, एसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगर याद रखिए, एसिनोफिल्स हम इसलिए इनको कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स की तीन किस्में हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इनको हम एसिनोफिल्स इसलिए कहते हैं, दे आर स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ। अगर आपको इनको देखना है माइक्रोस्कोप में तो आपको इनको स्टेन करना है एक स्टेन में, जिसको हम बोलते हैं एओसिन, इसीलिए इनको बोलते हैं एसिनोफिल्स। एओसिन इज एन एसिडिक स्टेन, इसीलिए हम एसिनोफिल्स को दूसरा नाम बोलते हैं एसिडोफिल्स।
एसिडोफिल्स को दूसरा नाम बोलते हैं बेटा एसिडोफिल्स, बिकॉज दे आर स्टेन्ड बाय एसिडिक स्टेन. देन देयर इज अ टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट विच आर स्टेन्ड बाय बेसिक स्टेन्स, उनको हम बोलते हैं बेसोफिल्स. देन न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे आर नाइदर स्टेन्ड बाय एसिडिक नॉर बाय बेसिक स्टेन्स. Then they are stained by these acidic as well as basic stains. Then there are what we can say agranulocytes, which are of two types, lymphocytes and monocytes. Now you must remember सबसे abundant WBCs हैं lymphocytes, neutrophils, और सबसे least abundant है eosinophils. Is that clear? अब अगर देखेंगे तो अब हमें पता है कि WBCs का काम है प्रोटेक्शन. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो या ये हो. इनका काम है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस बाय वन वे और अदर वे. इसका काम भी है कि हमें डिजीज से बचाएगी, ये भी, लेकिन इनके काम करने का ढंग, इनके काम करने का तरीका अलग है. अगर आप देखेंगे बेटा याद रखिए, अगर आप देखेंगे eosinophils इसी तरह से बेसोफिल्स, इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स, इसी तरह से लिम्फोसाइट्स और हैं मोनोसाइट्स. तो आपको पता है अब WBCs की 5 किस्में हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स. ये तीनों हैं ग्रैन्युलोसाइट्स. क्या हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स. और ये दो क्या हैं? दीज आर एग्रैन्युलोसाइट्स. ये हमने अभी डिस्कस किया है. अगर आप एसिनोफिल्स को देखेंगे, दीज सेल्स, एसिनोफिल्स अगर आप देखेंगे, इन सेल्स की खासियत ये है कि दीज सेल्स हैव न्यूक्लियस लाइक ए डम्बेल. ऑलमोस्ट ए डम्बेल शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द एसिनोफिल्स. अगर आप बेसोफिल्स का न्यूक्लियस देखते हैं, अगर आप बेसोफिल का न्यूक्लियस देखेंगे बेटा, बेसोफिल का न्यूक्लियस छोटा सा होता है, छोटा सा, और आई कैन से इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर. उसका खुद का कोई खास शेप नहीं होता है. और अगर आप न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखेंगे, दिस इज ए न्यूट्रोफिल सपोज, तो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है इट इज मल्टीलोब्ड. न्यूट्रोफिल जो है इसका न्यूक्लियस जो होता है वो होता है मल्टीलोब्ड. अगर आप लिम्फोसाइट को देखेंगे, अगर ये यहाँ पर लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है और छोटा होता है. और अगर आप मोनोसाइट का न्यूक्लियस देखेंगे, मोनोसाइट, इसका न्यूक्लियस होता है जस्ट लाइक ए किडनी, या जिसको हम बोलते हैं बीन शेप्ड, या हम जिसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड. तो आप देखिए एसिनोफिल्स, इनका न्यूक्लियस जो है, मैं यहाँ लिखूंगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है. बेसोफिल्स का जो होता है आई कैन से इट इज इर्रेगुलर एंड नॉन प्रोमिनेंट. ये इर्रेगुलर होता है और नॉन प्रोमिनेंट होता है. न्यूट्रोफिल का होता है मल्टीलोब्ड. और बेटा लिम्फोसाइट का होता है स्मॉल एंड स्फेरिकल. मोनोसाइट्स का होता है लार्ज एंड व्हाट आई कैन से हॉर्स शू
शेप्ड। आपको कभी एंट्रेंस में आ सकता है, नीट में पूछा जा सकता है किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किन WBCs में होता है, या वहां ये पूछा जा सकता है बीन शेप्ड न्यूक्लियस, बीन, या किडनी शेप्ड, या हार्सशू शेप्ड, वो होता है बेटा मोनोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स के पास छोटा सा स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल्स के पास मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बेसोफिल्स के पास नॉन प्रोमिनेंट इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, जबकि एसिनोफिल्स के पास बाइलोब्ड एक डम्बेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इज दैट क्लियर? इसीलिए बेटा हम WBCs को बोलते हैं, that is why WBCs are called polymorphonuclear cells। इसीलिए बेटा हम WBCs को बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। आपसे पूछा जा सकता है why WBCs are called polymorphonuclear cells? Poly means many, morpho means shapes, nuclear means nucleus। तो WBCs have many shaped nuclei, इसीलिए हम इनको बोलते हैं polymorphonuclear cells। Is that clear? इसीलिए हम इनको बोलते हैं polymorphonuclear cells। अगर आप देखेंगे एसिनोफिल्स जो होते हैं, एसिनोफिल्स का काम होता है दे प्रोटेक्ट आवर body from infections, they play important role in allergies, allergic conditions में इनका रोल होता है, याद रखिए एसिनोफिल्स का रोल होता है एलर्जिक कंडीशंस में या हाइपर सेंसिटिविटी में। हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, आपके इम्यून सिस्टम है वहां पर हम पढ़ेंगे क्या है हाइपर सेंसिटिविटी। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि दे प्ले रोल इन एलर्जिक कंडीशंस। Is that clear? इसीलिए बेसोफिल्स जो है इनका रोल क्या है, ये हमारी बॉडी में 3 खास किस्में केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा हिस्टामाइन, दूसरे को हम बोलते हैं सीरोटोनिन, और तीसरे को बोलते हैं हिपैरिन। हमारे ब्लड में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर इंजरी होती है, कहीं पर इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? WBCs, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इनको कैसे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अरे भाई इस जगह पर इन्फेक्शन हुई है, आप आ जाओ। तो ये इनका काम है, हिस्टामाइन्स का काम। ये स्टिमुलेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं WBCs को टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इज दैट क्लियर? तो इट इज द हिस्टामाइन विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, बिकॉज जब इन्फेक्शन होगी, जब एंट्री होगी पैथोजन की, टिश्यू डैमेज होगा, तो वहां पर बेसोफिल्स प्रोड्यूस करेंगे हिस्टामाइन। हिस्टामाइन से क्या होगा, हिस्टामाइन से 2 चीजें होगी। एक तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी। क्या होंगी? वेसो मीन्स ब्लड वेसल, वेसो डायलेशन, ब्लड वेसल डायलेट होगी। सपोज यहाँ इन्फेक्शन होगी, यहाँ पर इंजरी हो गई, तो यहाँ पर जो जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होंगी, ताकि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा WBCs पहुँचे और वो लड़े इन्फेक्शन के खिलाफ। तो ये काम है हिस्टामाइन का। सीरोटोनिन जो है बेटा, सीरोटोनिन इज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर। सीरोटोनिन का काम है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। अगर किसी एरिया में, सपोज इस एरिया में वेसोडाइलेशन हो गई, सपोज इस एरिया में वेसोडाइलेशन होगी, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा इधर, तो दूसरे एरियाज में ब्लड का प्रेशर कम पड़ जाएगा। उन एरियाज में क्या होगा, वहां होगी वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट होंगे और वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक टिश्यू में वेसोडाइलेशन होगी तो दूसरे में वेसो कंट्रैक्शन होगी। तीसरा बात है हिपैरिन। हिपैरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, याद रखिए।
हिपेरिन क्या है? हिपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट। हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, सर्कुलेट होता है फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, कहीं पर क्लॉट नहीं होता। लेकिन अगर इंजरी हो जाए तो ब्लड फौरन क्लॉट हो जाएगा। तो बॉडी में इस ब्लड को क्लॉट होने से कौन रोकता है? ये है हिपेरिन। एंड हिपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल्स। याद रखिए, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। Heparin is an anticoagulant, serotonin is a vasoconstrictor, histamine is a vasodilator. Then neutrophils. ये जो न्यूट्रोफिल्स बेटा होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? न्यूट्रोफिल्स हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से। कैसे? ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स को खा जाती हैं, जिसको आप बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। याद रखिए, डायरेक्टली ये इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करती है। तो याद रखिए, न्यूट्रोफिल्स का काम है ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स को, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस करती है। जब भी कभी किसी इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उसकी ब्लड में न्यूट्रोफिल्स का काउंट हाई होता है। इसी तरह से लिम्फोसाइट्स क्या करती है बेटा? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो उन इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने में काम कौन करती हैं? लिम्फोसाइट्स। देखो बेटा, जब भी इन्फेक्शन होगी सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स काम करेंगे अपना, दूसरे सेल्स। लेकिन अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है फिर लिम्फोसाइट्स पर। अब लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती हैं टू किल द पैथोजन। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये हमें 12th क्लास में पढ़ना है। इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज क्या करती हैं, कैसे होता है डिफेंस। फिलहाल आप याद रखिए, एंटीबॉडीज क्या है? दे आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which are produced by the lymphocytes used to fight against the infections. इसी तरह मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स क्या करती हैं? मोनोसाइट्स बिल्कुल वही करती हैं जो न्यूट्रोफिल्स करती है। मोनोसाइट्स भी बैक्टीरिया को करते हैं, पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस करते हैं। लेकिन उन पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस करेंगे जो बड़े होंगे, जो लार्ज साइज्ड होंगे। लार्ज साइज्ड पैथोजेंस को न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। लार्ज साइज्ड बैक्टीरिया को, लार्ज साइज्ड पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस किया जाता है, खाया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। कौन सेल्स करती हैं? मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स छोटी सेल्स की फैगोसाइटोसिस करती हैं और मोनोसाइट्स बड़ी सेल्स की फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसीलिए हम मोनोसाइट्स को बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, मैक्रोपुलिसमैन ऑफ बॉडी। और न्यूट्रोफिल्स को बेटा कहते हैं माइक्रोपुलिसमैन ऑफ द बॉडी। न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड मैक्रोपुलिसमैन ऑफ द बॉडी and these neutrophils are called micropolicemen of the body because they destroy the phagocytose, small size of pathogens, while as monocytes are called macropolicemen of the body because they fight against the large size of pathogens. Is that clear? एक और चीज मैं यहाँ पर बेटा आपको बताना चाहता हूँ WBCs के बारे में। WBCs है तो प्रॉपर्टी that they can cross the blood vessel. अगर सपोज ये ब्लड वेसल है, सी सपोज दिस इज ब्लड वेसल, इसमें ब्लड चल रहा है, इसमें सेल्स होंगे, आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लेटलेट्स होंगे। तो यहाँ पर इंफेक्शन हो गई है सपोज। डब्ल्यूबीसीज है द प्रॉपर्टी दैट दे कैन क्रॉस थ्रू द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी जो है, जो ब्लड कैपिलरी है, कैपिलरी मीन्स अ स्मॉल ब्लड वेसल, वो जो टिश्यूज में होगी। जो ब्लड कैपिलरी की वॉल होती है बेटा,
आरबीसी उसको छलांग कर बाहर नहीं निकल सकती, प्लेटलेट कैपिलरी की वॉल को छलांग नहीं कर सकती, लेकिन ये WBCs जो होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन क्रॉल, जैसे आपको कहीं फेंस से कभी क्रॉल करते हैं नीचे से, इसी तरह से WBCs ब्लड कैपिलरी की वॉल के थ्रू क्रॉल करके जाएंगे टू द आउटसाइड to fight against the infections at their target. And this process, you must remember that this process is called diapedesis. This process is called diapedesis. So what is diapedesis? Diapedesis is a property by virtue of which WBCs can crawl through the capillary wall and reach to the site of infection. It is a remarkable property in the WBCs ताकि ये फाइट कर सकते इन्फेक्शंस को इनसाइड द टिश्यूज, इन आउटसाइड द ब्लड से बाहर जाकर भी ये लड़ सकेंगे, बिकॉज दे कैन क्रॉस थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड diapedesis. So this was all I had to tell you about the WBCs. मैंने आपको बोला WBCs की दो किस्में होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स है, ग्रैनुलोसाइट्स, फिर फर्दर उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस बताए, याद रखिए। तो याद रखिए डायबिटीज क्या है, सबसे ज़्यादा WBCs कौन होते हैं हमारे ब्लड में, सबसे कम कौन होते हैं, हिस्टामाइन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बेसोफिलस से प्रोड्यूस होता है, हेपेरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बेसोफिलस से प्रोड्यूस होता है, एलर्जिक कंडीशंस में कौन हेल्प करती हैं, एसिडोफिलिस हेल्प करती हैं, एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करती हैं, लिम्फोसाइटिस प्रोड्यूस करती हैं, फैगोसाइटोसिस कौन करती है, न्यूट्रोफिलस कर सकती हैं और मोनोसाइटिस कर सकती हैं। जैसा कि आपको पता है आरबीसीज का लाइफ स्पान 120 डेज है, लेकिन WBCs का स्पान वेरी होता है। सम WBCs हैव स्पान ऑफ फ्यू आवर्स, सम लिव फॉर फ्यू वीक्स एंड सम WBCs लिव फॉर फ्यू ईयर्स लाइक लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पान ईयर्स में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? So lifespan of the WBCs is variable. It can vary from weeks, from days to weeks, or to months, or to years. Is that clear? So that is all for today. وما علينا إلا البلاغ.